आते हैं, अभी उस पर आते हैं। हो गया? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हाँ, अब तक जो पढ़ा है उसमें से 1 by 1 जो हमने डिस्कस किया है, आपका कुछ क्वेश्चन था? Impersonal means कि the orders are not influenced by any individual person. Okay, means किसी इंडिविजुअल पर्सन के इन्फ्लुएंस में आके ऑर्डर नहीं फॉलो होता है, बल्कि ऑर्डर का एक कॉन्स्टिट्यूशनल या रूल बेस्ड वैलिडिटी होता है। दैट्स ऑल। ओके, फाइन। एनी अदर क्वेश्चन? तो स्टडी वी डिस्कस्ड अबाउट द introductory part of 3 kind of authority and power also. Okay, so what is the major difference between the power and authority? Yes, Ayush, yes. पावर जो है उसमें आदमी ऑर्डर को फॉलो करवाने के लिए उसके साथ भले अपोज कर रहा है फिर भी जबरदस्ती भी करवाया जा सकता है। Okay, लेकिन जो अथॉरिटी होती है उसमें उसके ऑर्डर की लेजिटिमेसी और लीगलिटी होती है। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। शक्ति, ठीक है, और अधिकार में क्या अंतर होता है? जो शक्ति है वो एक समाज में जो केंद्रित होती है शक्ति। हाँ ठीक है, वो तो सत्ता भी होती है। सत्ता। हाँ, जो आपने दूसरा क्या बोला? सत्ता सत्ता या प्राधिकार। प्रताधिकार होता है जो एक किसी व्यक्ति या पौधे या किसी भी जो शक्ति होती है उसके पास जो पौधा होता है उसके पास जो है जो इसका ऑथोरिटी है जो एक ऑथोरिटी कहते हैं और बाकी लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, वेल ट्राई। हाँ अर्जुन, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, यस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी? पावर है उसमें जो ऑर्डर्स होते हैं जब वो ऑर्डर दिए जाते हैं तो मानने वाले के माइंड में फियर एंड प्रेशर का प्रेजेंस होता है। वेरी गुड। एंड अथॉरिटी में वो सोचते हैं कि जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो लेजिटिमेट है एंड दैट इज लॉजिकल। ओके फाइन। कंक्लूडिंग पॉइंट क्या था धर्मेंद्र? व्हाट वाज द कंक्लूडिंग पॉइंट? मैक्स वेबर क्या बोले कंक्लूजन में? पावर जो है वो एक नेगेटिव सेंस वेरी गुड, अथॉरिटी ऑफ गुड। सो यू ऑल आर राइट। ठीक है, आप सब लोगों ने जो है इसका मतलब थोड़ा सा देखा है जरूर जाके। हाँ, हाउ मेनी काइंड ऑफ अथॉरिटीज वर डिस्कस्ड टुडे? Sir, 3 types of authorities were Okay. there. First one was the traditional authority. Okay. Second one was this charismatic authority, and Okay. then legal rational authority. वेरी गुड, वेरी गुड। इफ आई टॉक अबाउट द मोनार्कियल सिस्टम, अगर मैं राजतंत्र की बात करता हूं, ठीक है, तो किस कैटेगरी में सबसे, मतलब राजतंत्र जो होता है उसको किस कैटेगरी में रखना सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा? अंकुर, अगर मैं राजतंत्र की बात करूं और मैं तीनों तरह के सत्ता की बात करूं, परंपरागत, करिश्माई और तार्किक जो होता है, तो इन तीनों में से राजतंत्र को किस कैटेगरी में रखना सबसे ज्यादा मतलब एप्रोप्रिएट होगा? वेरी गुड, परंपरागत। ठीक है, सो इसका मतलब है कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत जो है देखना शुरू कर दिया। इट्स वेरी गुड, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। ठीक है, पूरा एग्जाम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑनेस्टली गॉन थ्रू दिस सिलेबस? वेरी गुड, 4 5 6। और सिलेबस क्यों नहीं गए? अभिषेक, पहले लेक्चर भी बोला था सिलेबस देखने के लिए। कितने लोगों के नोटबुक पे सिलेबस आ चुका है? वाई आ गया? वेरी गुड। नहीं, उसको उस पे भी लाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सिलेबस पूरा डिटेल ही लिख डाला। अरे वाह शाबाश, तुमने तो अच्छा लिखना है। हाँ हाँ, वेरी गुड। और डिटेल सिलेबस की जो एक फोटो कॉपी है वो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, सिलेबस नहीं लिखा? लिखा है लेकिन उसमें थोड़ा होता है इसमें क्या मैं याद से लिखा था तो उसमें अच्छी तरह नहीं लिखा, मुझे पढ़ने में
मैं अच्छी तरह से लिखने की जरूरत नहीं, लिखना होना चाहिए। तुम्हें मैं अकेले में बुलाऊंगा, चिंता ना करो। हाँ भाई पहलवान, नहीं तुम लिख लिए हो, वेरी गुड। ठीक है, दोज हु हैव नॉट रिटन येट दे आर सपोज टू राइट इट बाय टुमारो, ओके, विल चेक इट। ठीक है, सो प्रोसीड करते हैं। आज जो डिस्कशन का टॉपिक है, आज जो डिस्कशन का टॉपिक है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, और द थियरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन गिवन बाय मैक्स वेबर। प्राधिकार प्रणालियों का वर्गीकरण या सामाजिक आर्थिक संगठनों का वर्गीकरण, ठीक है। सिस्टम ऑफ अथॉरिटी को मैक्स वेबर ने सामाजिक आर्थिक संगठन भी बोला था। बस समझ रहे हैं, मैक्स वेबर ने जो है जो सिस्टम ऑफ अथॉरिटी था उसको सोशियो या सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी नाम लिया था एक दो जगह उन्होंने। तो क्वेश्चन जो आपका आता है उसमें ये दोनों ही टर्म अपीयर हो सकते हैं। सो यू शुड नॉट गेट सरप्राइज कि ओह सर ने तो सिस्टम ऑफ अथॉरिटी पढ़ाया है एंड हियर द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड ओवर देयर। दिस बोथ टर्म्स कैन बी यूज्ड बाय यूपीएससी। तो आपको जो है बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये दोनों के दोनों जो शब्द हैं वो वहां पे यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हेडिंग हो गया। अब आप अपने अपने नोटबुक में जो है 3 कॉलम बनाएंगे, जैसे मैं बताऊंगा। 3 कॉलम कुछ इस तरह से बनाइए आप लोग, जिसमें सबसे ऊपर आप लोग डालेंगे ट्रेडिशनल अथॉरिटी, हिंदी में पारंपरिक सत्ता। सेकंड जो कॉलम होगा आपका, कॉपी को चाहे तो लैंडस्केप में कर लीजिए अगर ज़्यादा वो हो तो, है ना, पोर्ट्रेट में ना रख के लैंडस्केप कर लीजिए। एंड द सेकंड इज द करिश्मेटिक अथॉरिटी एंड द थर्ड इज द लीगल नेशनल authority. Now one by one we shall go for the comparative study, right? See, जो यूपीएससी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक नेचर है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चीजें रिपीट होती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर जो आप यूनिट 1 में पढ़ेंगे वो यूनिट 2 में साफ साफ दिखेगा। यूनिट 2 में जो आप पढ़ेंगे वो थ्रू आउट आपको 3, 4, 5, 6 तक दिखेगा। होता क्या हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 100 ईयर्स ओल्ड या कुछ 120 साल पुराना सब्जेक्ट है, 100-120 साल पुराना सब्जेक्ट है। तो हुआ क्या कि जैसे किसी थिंकर ने आके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बता दिया, ठीक है, उसके 5 या 6 साल बाद एक नया थिंकर आया, तो उसने उसको बेस बनाया, उसने उसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया। ऐसा नहीं बोला कि ये 100% गलत है, उसने बोला कि नहीं ये चीज है इसमें, पर ये इंप्रूवमेंट की स्कोप है। तो उसने कुछ नया डायमेंशन ऐड कर दिया। फिर उसके 5 साल बाद जो है कोई नया आ गया, तो उसने कहा कि ठीक है, दिस टू वर करेक्ट, बोथ वर करेक्ट, काफी हद तक ठीक थे, लेकिन उसमें जो है कुछ ऐसी भी चीजें होनी चाहिए, या कुछ निकाल दिया कुछ नया डाल दिया। तो एक बार अगर बेस बन जाता है तो फिर वो ब्रिक बाय ब्रिक जो है कैपिटलाइज होता है। सब जैसे ही यूनिट 1 और 2 आपका खत्म होगा, इनफैक्ट 2 तो बहुत ज्यादा रिपीट होता है, तो यूनिट 1 और 2 खत्म होने के बाद 3rd से लेकर और 12th यूनिट तक आप लगभग इन्हीं चीजों को रिपीटेडली पढ़ेंगे। तो आप वहां मत बोलिएगा सर हम तो बोर हो रहे हैं, मतलब सर ये तो चीज बहुत बार हुआ है। ये बहुत बार इसलिए होता है कि फिर उसकी वहां जरूरत होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हेडिंग बना लिया सबने, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, पारंपरिक सत्ता, करिश्मेटिक अथॉरिटी, करिश्माई सत्ता एंड लीगल नेशनल अथॉरिटी। So yesterday I told you कि दिस इज द ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। ये सबको पता है कि सबसे पुराना और पहली प्रकार का ये सत्ता या प्राधिकार है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर्स आर फॉलोड इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। दिस 2 टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर। आदेश का जो इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, दिस 2 टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर। आदेश का जो अनुपालन होता है वह परंपराओं या संस्कृति के आधार पर होता है। छूट जाएगा तो लिख लीजिएगा, परंपराओं एवं संस्कृति के आधार पर होता है। मीन्स
कोई चीज बहुत पहले से आ रहा है, तो चूंकि वो चीज बहुत पहले से आ रहा है तो उसके लीगलिटी के ऊपर हम क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं? हम एज इट इज उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं करेंगे हम उस चीज को। सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे कस्टम्स हैं जो चैलेंज नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप पुराने सिस्टम में देखेंगे तो वर्णा सिस्टम था। वर्णा सिस्टम में जो है पूरे सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। फॉर अ लॉन्ग टाइम नोबडी रेज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ओवर दी वर्णा सिस्टम। इससे भी अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सती प्रथा। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें जो विडो हुआ करती थी उनको क्या किया जाता था, उसी के चिता पे जला दिया जाता था। बट इस पे कभी मतलब कई सालों तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं रेज किया गया। तो वो एक पारंपरिक जो है एक ट्रेडिशन सेट हो गया था, एक कस्टम सेट हो गया था, जिसमें यह आदेश था कि अगर किसी विवाहित स्त्री का अगर हस्बैंड मर जाता है, ठीक है, तो वो विडो हो जाती है, तो उसको अपने हस्बैंड के साथ सती होना है। सती होना मतलब कि उसी चिता में उसको जल जाना है। तो लगभग 50-60 साल तक तो ये, या 100-150 साल इतिहास वाले देख लेना तुम लोग, ईयर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत लंबे टाइम तक जो है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रेज हुआ। बट बाद में क्वेश्चन मार्क रेज हुआ, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो भी थे ये लोग किया। तो दैट वाज द ट्रेडिशनल अथॉरिटी। एक आदेश है समाज का कि आपको सती प्रथा हो, सती हो जाना है, तो हो गए, है ना। सो दिस, यस, सबरीमाला केस बेस्ट एग्जांपल। अगर कंटेम्प्रोरी टाइम में देखा जाए तो सबरीमाला में जो है वीमेन वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द सबरीमाला, उसमें टेंपल में जो था, तो बहुत लॉन्ग टाइम से जो है ये ट्रेडिशन चला आ रहा था, कोई इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा था। एक फेस्टिवल होता है जल्लीकट्टू या समथिंग लाइक, कुछ है ऐसा जो तमिलनाडु में होता है, बहुत सालों तक इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करा गया। बाद में तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने है ना, उसने सुओ मोटो पे भी लिया था। सुओ मोटो मतलब एट ओन, मतलब इनिशिएट, तो खुद से ही उसने उस पे इनिशिएशन लिया। सब ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशन चीजें हैं, है ना। तो आप लोग एग्जांपल खोज लेंगे। आई नो दैट यू पीपल आर स्मार्ट एनफ टू फाइंड आउट द क्वेश्चन, दिस एग्जांपल। ओके, अब बात करते हैं हम लोग इसमें, पहले हम ट्रेडिशनल खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग करिश्मेटिक, फिर ऐसे खत्म करेंगे। अगर ट्रेडिशनल अथॉरिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें, एक चीज जान लीजिए, बिना, मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन जब पढ़ाया था तो एक बात मैंने बताया था कि कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो मोनार्कियल हो, ऑटोक्रेटिक हो, डिक्टेटर हो, ठीक है, थियोक्रेटिक सोसाइटी हो, एनी काइंड ऑफ सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन तो होगा ही होगा, बट उसका नेचर अलग अलग हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, जो प्रशासनिक तंत्र होता है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो दैट इज फुल ऑफ द रिलेटिव्स, सब उसके रिश्तेदार भरे रहते हैं। ज्यादातर ट्रेडिशनल जो अथॉरिटी होता है उसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे कि दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन दी रिलेटिव्स। जो रिश्तेदार होते हैं वही इसके प्रशासनिक तंत्र के हिस्सा होते हैं। रिलेटिव्स आर द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दे होल्ड द वेरी गुड पोजीशन, दे होल्ड द हायर पोजीशन, ठीक है, क्योंकि ये माना जाता है ना कि ये लोग जो है इसी काम के लिए बने हैं, दीज पीपल आर टू सर्व, हाँ, मेड फॉर दिस पर्पज ओनली। और इसके साथ साथ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आप देखेंगे कि मनसबदार या जो फेवरेट ऑफ रूलर्स होते हैं, देखिए जो रिलेटिव्स होते हैं वो तो रिलेटिव्स होते हैं भाई, उनकी तो बात है, उनका तो हक है, उनका तो राइट होता है, उनको ये चीज मिलना है। कोई भतीजा है, कोई बेटा है उसका, या कोई भतीजी है, कोई भी है, तो उनको तो एक रॉयल पोजीशन मिलेगा ही मिलेगा, मंत्री बनेगा या कोषाध्यक्ष या कुछ भी, एनीथिंग। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो मनसबदार होता है, मनसबदार आप समझते हैं कि नहीं, मनसबदारी सिस्टम, और ये जो होता है आपका एक फ्यूडल सिस्टम जो होता था पहले, तो उसमें क्या होता था कि जो किंग होता था वो अपने पूरे मतलब स्टेट को या अपने ज्योग्राफिकल रीजन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता था, और उसका एक वहां पे जो है ऑनर सेट मतलब बैठा देता था, ऑनर बोल सकते हो या उसका जो है कंट्रोलर बना सकते हो। तो यहां जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होता है वहां पे ज्यादातर जो फ्यूडल्स या मनसबदार वगैरह होते हैं, आप ज्यादातर देखेंगे कि इनके फेवरेट लोग होते हैं, जिनको जो इनके चाहते हैं। हो सकता है वो रिश्तेदार से ना भी हो, बात समझ रहे हैं? जैसे बाबर, अकबर के टाइम में देखिए आप, अकबर में ऐसे बहुत लोग थे जो अकबर के रिश्तेदार नहीं थे, उन्होंने जो है जो राजपूत थे उनके साथ जो है टाई अप किया था,
फिर आप देखिए कि उन्होंने नवरत्न जो बना था, नवरत्न ऐसा थोड़ा था कि वो मनोरंजन वाला इंटरटेनमेंट नहीं था। नवरत्न का नाम सुन के जो है ठग से नया इंटरटेनमेंट आता है, नहीं, उसमें कई लोग थे, जैसे राजा तोडरमल थे, ठीक है, और भी अलग अलग लोग थे, मान सिंह थे। तो ये जो लोग थे, देवर बेसिकली देवर हेडिंग सम डिपार्टमेंट, तो देवर नॉट दी फर्स्ट ब्लड ऑफ द अकबर, इवन दो दे गॉट दी वेरी गुड पोजिशन, ठीक है। तो वो जो चीजें दिखती हैं, एंड दे गॉट दैट वेरी गुड पोजिशन बिकॉज दे वर द फेवरेट ऑफ द रूलर, रूलर के फेवरेट थे, इसलिए उन लोगों को मिला था ये चीज। तो पारंपरिक जो सत्ता होती है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अगर आप देखेंगे, अगर प्रशासनिक तंत्र को अगर आप ठीक तरह से अगर उसका स्टडी करेंगे, तो आपको यह दिखेगा कि इसमें केवल रिश्तेदार और जो राजा है या रूलर उसके चहेते भरे हुए हैं। बात समझ रहे हैं? तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अच्छा इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, ऑब्वियसली वो रेशनल नहीं होगा, है ना। तो रेशनलिटी पे तो कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा ही नहीं हो सकता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का स्वभाव या प्रकृति। अच्छा पिछला वाला किसने किसने नहीं लिखा अभी? लिखा नहीं? ठीक है, सुन लिया तो उसको लिख भी लो साथ के साथ, पहले लिख के खत्म करो फटाक से, क्योंकि वीडियोस आने में टाइम लग जा रहा है, ग्लिच हो रहा है, तो उसको जो है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट लिख लीजिए। और अगर ऑफलाइन क्लास करने के बाद अगर मैं इतना समय दे रहा हूं लिखने के लिए, उसके बाद भी अगर वीडियो देखना पड़े तो थोड़ा ठीक नहीं है ना। पर मिलेगा अब आप लोगों को, तो मैं लॉगिन आईडी और वो पासवर्ड जो न्यू इंस्टेंसी से क्रिएट करा दूंगा। सिर्फ ये वाला, दिस वन ओनली, डू नॉट एंटर इनटू दिस पार्ट। टाइम बच गया है तो कर लो, बट जो लोग कर रहे हैं उनको इसको ही करें पहले। पुराने बहुत लोग नहीं आ रहे हैं अभी, सब आएंगे दिवाली के बाद, छठ के बाद, गोवर्धन पूजा भी होता है ना, हाँ तो गोबर कूट के भी आएंगे। भैया दूज, दीदी दूज, फूफा दूज, मौसा दूज, सब दूज मना के लास्ट में अगर टाइम बच गया, लास्ट में 2-4 सांस रह गया अगर, तो ठीक है, फिर पढ़ाई भी कर लेंगे, है ना। अभी तो अब शादी वादियों का भी सीजन शुरू होना है ना। सही है, हाँ नहीं शादियों का सीजन शुरू हो रहा है तो पार्टी अटेंड करने जाना पड़ेगा ना जी। उसके बाद अगर कहीं समय हो गया, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नाउ नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का स्वभाव या प्रकृति। नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि इसका नेचर प्योर इरेशनल होगा। सो द नेचर ऑफ दिस काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी इरेशनल बिकॉज, 2 पॉइंट को बार बार हाईलाइट करते हैं मैक्स वेबर जो है, बिकॉज सिलेक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर और अदर स्टाफ इज नॉट डन ऑन द मेरिट बेसिस। उसका जो सिलेक्शन का बेसिस है वो मेरिट नहीं है, मतलब किसी तरह का कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा कहते हैं कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर द फॉर्मल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग्स। तो इरेशनल मानते हैं क्योंकि जो लोग जिस पद पे चुने जा रहे हैं, पहली बात तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। दूसरी, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आज का देखिए, मान लीजिए कोई सब इंस्पेक्टर के लिए कोई अप्लाई करता है, तो एक क्राइटेरिया है कि आपको जो है सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको दौड़ना है, आपको मेडिकल चेक कराना है, या एक यूपीएससी का अगर कोई एस्पिरेंट है या एक स्टेट पीसीएस का, सो वी हैव सर्टेन क्राइटेरिया लाइक यू हैव टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जामिनेशन। तो एक मतलब टॉप एग्जामिनेशन से लेके जो मिडिल एग्जाम जो मैंने ऐसा ही बताया, और एक नीचे के एग्जाम पे आ जाइए जो सफाई कर्मी वगैरह का एग्जाम होता है, वहां पे भी क्राइटेरिया है, वहां पे भी मेरिट आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, भैया 12th तक पास हो या ग्रेजुएशन तक समथिंग हो, यहां कोई मेरिट नहीं होता है। तुम उनके यहां पैदा हो गए, यही मेरिट है ना, तो उस पर हो जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि जब चुनने का कोई मेरिट नहीं है, काम उनको करना नहीं होता था, ये फैक्ट है, काम उनको करना नहीं होता था। कुछ लोग नीचे होते थे जो काम करते हैं, काम उनको करना नहीं होता था, ये फैक्ट है, काम उनको करना नहीं होता था।
कुछ लोग नीचे होते थे जो काम करते थे, तो उनको एक्सपर्टाइज गेन करने की क्या जरूरत है। ट्रेनिंग मैंने पहले बताया था आपको कि ट्रेनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग होता है कि जॉब, जो एक्चुअल जॉब स्टार्ट करने के जस्ट पहले की प्रिपरेशन, यही ट्रेनिंग होता है। उनको क्या जरूरत है, उन्हें काम करना ही नहीं है ना। तो किसी तरह का कोई फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं होता है, मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता है। दैट्स व्हाई दिस ट्रेडिशनल सिस्टम इज इरेशनल। तो हिंदी वाले लिख लेंगे कि यह एक अतार्किक प्रशासनिक प्रणाली है, क्योंकि प्रशासकों का चयन या अन्य स्टाफ का चयन योग्यता के आधार पर नहीं होता है और औपचारिक प्रशिक्षण का भी अभाव होता है। औपचारिक तकनीकी दोनों लिख लीजिएगा, ठीक है। औपचारिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण का भी अभाव रहता है। ठीक है, मूव करें। अंकुर, बड़ा धीरे चल रहा है पेन तुम्हारा, सुबह दूध नहीं पिया? चलिए फिर पड़ोसी से सहायता लीजिए। करिश्मेटिक अथॉरिटी, करिश्माई सत्ता, ठीक है। इसके बारे में कल भी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो करिश्मेटिक सोसाइटी होता है उसमें ऑर्डर ऑफ लीडर आर बीइंग फॉलोड बिकॉज ऑफ हिज सुपरनैचुरल पावर, सुपर ह्यूमन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेड्स और क्वालिटी। करिश्मेटिक अथॉरिटी में हम तभी किसी के ऑर्डर को फॉलो करते हैं जब हम ये बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि जो ये कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता है। वो इसलिए ये कर सकता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ही हैज द डिवाइन पावर, ही इज सुपर नेचुरल, ही इज सुपर ह्यूमन, ठीक है। उससे मैसेंजर ऑफ गॉड, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, यू नो। आप जानेंगे, आपको मैं बताऊं कि when we will talk about the in the next slides we will talk about the theocratical society, जो धार्मिक आधार पे जो समाज होता है, वहां पे धर्म गुरु रूल करते हैं, ठीक है। दी रिलीजियस गुरु वो यूज टू, तो मानते हैं लोग वहां पे। दलाई लामा को देखो तिब्बत में, दलाई लामा जो है वहां पे एक ब्राह्मण है, सॉरी ब्राह्मण बोल, एक रिलीजियस गुरु है, बट वो वहां पे रूल कर रहे हैं। वो वहां पे रूल इसलिए कर रहे हैं बिकॉज पीपल बिलीव दैट ही इज he has the divine power, he is incarnation of God। इनकारनेशन समझते हैं ना, अवतार, ही इज लाइक द इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो उस तरह का एक मैं मतलब पूरी तरह से सुपरस्टिशियस नहीं बोलूंगा, बट एक सेमी सुपरस्टिशियस या पार्शियल सुपरस्टिशियस बिलीव हो जाता है उनके अंदर, है ना। प्योर सुपरस्टिशियस नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं ये देखा हूं कि जितने भी इस तरह के लोग हुए हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो रहे हैं। दैट वॉज बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस और बिकॉज कि उन्होंने सोसाइटी को बहुत अच्छे से समझा। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है वो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चाहे आप किसी की भी बात कर लीजिए, चाहे आप गांधी जी की बात कर लीजिए, चाहे आप जवाहरलाल नेहरू की बात कर लीजिए, आप फिदल कैस्ट्रो की बात कर लीजिए, ठीक है ना, जो क्यूबा का वो था प्रेसिडेंट था, या आप जो है नेल्सन मंडेला की बात कर लीजिए। दे हैव समथिंग, यू नो, कुछ तो था जो हम ऑर्डिनरी लोगों में नहीं है, ठीक है। कुछ मूर्खों को बनाया गया है, तो सो काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। नाम नहीं लिया मैंने, बता रहा हूं मैं। पूरी इंडिया देख रही है वीडियो, एंटायर इंडिया। कुछ मूर्खों को बनाया गया है जो कहीं के भी हो सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, ये पार्ट हो गया। नाउ वी शैल टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द charismatic society. There is no well-defined administrative system. Generally, the charismatic leaders select their disciples or followers as his officials are based on their devotion to the master. इसमें भी कोई वेल डिफाइंड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं होता है। उसका कारण यह होता है कि जो करिश्मेटिक लीडर होते हैं उनका ऑरा इतना बड़ा होता है कि जिसको वो बोल दें ओके ये होगा तो वो बन जाता है, ठीक है। और ज्यादातर वो किसको बोलेगा भाई, लॉजिक वाली बात है, जो उसके सबसे ज्यादा क्लोज होगा उसी को वो बोलेगा। तो फिर यहां पे मेरिट तो खत्म हो गया ना, मेरिट स्पॉइल हो गया, तो मेरिट सिस्टम यहां भी स्पॉइल हो जाता है।
और जैसे ही मेरिट और ट्रेनिंग स्पॉइल होता है ऑटोमेटिकली वो सिस्टम ऑफ अथॉरिटी क्या हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है उसके लिए, मतलब रेशनलिटी के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो रेशनलिटी का जो क्वालिफिकेशन मैक्स वेबर ने सेट किया था वो सिंपली अगर आपसे कोई पूछता है तो आप यही बताएंगे कि सिलेक्शन जो है मेरिट बेसिस पे होना चाहिए और फॉर्मल ट्रेनिंग का प्रोविजन होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई अगर एक भी अगर मिसिंग है तो डेफिनेटली जो है वो रेशनल नहीं होगा, वो क्वालिफाई नहीं करेगा एज अ रेशनल अथॉरिटी। ठीक है, तो ये चीज था, इसको फटाफट लिख लीजिए। फिर हिंदी वालों के लिए नीचे है, हिंदी वाले नीचे लिखेंगे, अभी इसके नीचे मैं लिखा हूं हिंदी, कोई पार्शियलिटी नहीं, बहुत ही डेमोक्रेटिक आदमी हूं मैं इस मामले में, है ना। आप लोगों ने कुछ एवरेज परफॉर्मेंस पिछले साल का वो सब देखा होगा घर जाके कि क्या है कैसे है। देखिए यार 4-5 घंटे खर्च करना चाहिए अपने लाइफ का इन सब चीज़ों पे। सिर्फ आपको ऑप्शनल की लर्निंग नहीं देगा वो, मतलब जैसे अगर ऑप्शनल को वेट करना है तो मैं आप लोगों को 4-5 क्राइटेरिया बताया था ना पहले लेक्चर में, जिसने पहला लेक्चर देखा हुआ उस पर जो है आप जाके 1-2 ऑप्शनल को वेट करें, जिन मतलब जो अनडिसाइडेड है, जो लोग भी जो डिसाइडेड उनकी बात ही नहीं है, जो अनडिसाइडेड है उनको जाके करना है। इसलिए करना है कि आपका सिर्फ एक मतलब डायमेंशन लर्निंग का नहीं ओपन करेगा, मल्टीपल डायमेंशन ओपन करेगा वो लर्निंग का। ठीक है, हिंदी वाले फटाक से लिख लिए वाला कि इंटरेस्ट और इंस्ट्रूमेंट एवरीथिंग, तो सब लिख डालिए। अच्छा, कोई ऐसा चीज लग रहा है क्या जो बहुत डिफिकल्ट हो इसमें? हाँ, ऐसी कोई चीज लग रही है क्या आप लोगों को जो बहुत डिफिकल्ट हो? ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर, सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये। हाँ हाँ, अकॉर्डिंग टू कुछ लोग सबसे ज्यादा मुश्किल टॉपिक है। और सब नहीं, अब मैं बता रहा हूं, तुम वीडियो पे यूट्यूब पे डाल के देखो, ऐसा पढ़ाएंगे सब ना तुमको मैक्स वेबर, तुम्हें लगेगा कि अरे बाप रे ये क्या चीज है, इतना बड़ा चीज है ये। बुक्स में भी ऐसे ही दिया है। प्रॉब्लम ये है कि बुक्स की जो लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ा ऐसे ही देता है, वेग रहता है। अरे जरूरी थोड़ा जो बुक लिखा है उसको हर चीज क्लियर है और लॉजिकली वो इतना लॉजिकल है ही है, ये जरूरी नहीं है। उसने लिख दिया बुक, आधी मटेरियल मार्केट से मिल गई, आधी जो है दोस्तों से जुटा ली और कुछ खुद लिख लिया, बन गया बुक तैयार। इसमें क्या है, हमारे वाला भी मिलता जुलता ही है। मेरी भी जो बुक लिखी है मैंने, जो प्रोवाइड पेपर 1 और पेपर 2, तो ऐसा थोड़ा ना कि मैंने कंटेंट का सपोर्ट नहीं लिया है, बिना उसका आप लिख ही नहीं सकते। और 100% जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूं वैसा नहीं है, वो काफी अलग है उसमें चीजें। बस मैंने ये कोशिश किया है कि 500 पेज में जो है पेपर 1 एक जगह इकट्ठा हो जाए और 500-550 पेज में पेपर 2 एक जगह इकट्ठा हो जाए, ताकि एक टॉपिक दिखे कि हाँ एक मतलब है एक जगह, बस और कुछ नहीं है। चलिए, नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन की प्रकृति कैसा होगा, इरेशनल या रेशनल? ऑफ कोर्स इरेशनल होगा। सो इट वुड बी इरेशनल because here also the appointment or selection of official or administrators are not based on the merit system। ठीक है, और इसमें जो है ट्रेनिंग की भी कोई खास व्यवस्था नहीं होती। कहीं कहीं दिखता है कि ट्रेनिंग वोनिंग जो है हो जाता है, बट ऐसा जरूरी नहीं होता है कि ट्रेनिंग का व्यवस्था हो। तो अगेन जो है ये अतार्किक है, तो इसको लिख लीजिए फटाक से, नीचे तक लिख लीजिए, फिर मैं आगे वाले पे रेशनल वाले पे चलते हैं हम लोग। फिर 1 by 1 इसके बारे में जो है लिखते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे, कुछ नए चीजें हैं उनमें लिखते जाएंगे, करते जाएंगे। इसको जो है आज अथॉरिटी का ये पार्ट खत्म कर देंगे, फिर हम लोग पार्ट पे एंटर कर जाएंगे ब्यूरोक्रेसी पे। ठीक है, सो और पेस इज वेरी गुड, पेस बहुत अच्छा चल रहा है। 120 से 125 क्लास में कंक्लूड हो जाएगा सब, और फिर मैं धबाधब आप लोगों को जो है आंसर राइटिंग करवाऊंगा। आंसर राइटिंग तो अभी से शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बीच में नहीं शुरू होगा, अभी शुरू हो जाएगा। पर वो लिंक करना और वो सारी चीजें और अच्छा होने लगता है फिर धीरे धीरे। आप थोड़ा सा अगर जो है समझ अगर बढ़ गया तो लिंक करना शुरू कर जाएंगे आप चीजों को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ लिख लिया सबने? चलिए, नाउ विल डिस्कस द लीगल रेशनल अथॉरिटी, जिसको बोलते हैं विधिक तार्किक सत्ता। ठीक है, तो लीगल रेशनल अथॉरिटी में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑर्डर्स और कमांड्स आर ओबेड बिकॉज ऑफ द लीगलिटी और rationality, truthfulness और objectivity and impersonal nature।
अब ये जो पार्ट आ जाता है लीगलिटी वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लीगलिटी रहता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली होती है, उसको जो है संविधान की तरफ से संवैधानिक वैलिडिटी, मतलब क्या होता है हिंदी में, मान्यता, तो उसको एक तरह से संवैधानिक मान्यता मिली होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि नरेंद्र मोदी जो है, ही इज द लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उनको इलेक्ट करके बनाया गया, उनको जो है इलेक्शन के थ्रू बनाया गया, ठीक है, लोकसभा के वो लीडर हैं और वो जो है प्रधानमंत्री हैं। वट एवर पावर ही हैज गॉट, वट एवर मिनिस्ट्री ही हैज गॉट, तो उसमें जो भी चीजें हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली हुई है ना। ही इज पासिंग द ऑर्डर एंड पीपल आर रेडी टू फॉलो दैट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। आज अगर कॉन्स्टिट्यूशन कह दे कि प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ये पावर नहीं है, सो ही इज नॉट एबल, देन ही वॉन्ट बी एबल टू पास द ऑर्डर, ठीक है। आप देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर होता है, जुडिशियल, लेजिस्लेचर, और वो सबको कॉन्स्टिट्यूशनल, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, सबको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली होती है। और जिस चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली होती है डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट में, ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि वो रेशनल भी होता है, ट्रूथफुलनेस भी होता है उसके अंदर, ऑब्जेक्टिविटी भी होती है उसके अंदर, और साथ में जो होता है वो इम्पर्सनल भी होता है। लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कवर करता है, किसी व्यक्तिगत को नहीं करता है, वो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को करता है, ठीक है। तो ये चीज होता है इसमें। हिंदी में इसको लिख लेंगे, इसमें आदेश का पालन, अनुपालन, आदेश की तार्किकता, निर्वैयक्तिकता व वस्तुनिष्ठता। इसमें एक और चीज जोड़ लीजिए, विधिकता, विधिक जोड़ लीजिए इसमें, उसके विधिक या विधिकता जोड़ सकते हैं। तो हिंदी वाला थोड़ा सा टाइप करने में कभी गलती हो जाता है। विधिकता, तार्किकता, निर्वैयक्तिकता, ठीक है, सत्यता एवं विधिकता, या विधि सम्मत बोल सकते हैं आप। वस्तुनिष्ठता सत्यता के कारण होती है, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो ब्यूरोक्रेसी इसमें जो होता है, वो ब्यूरोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लीगल रेशनल में होता है वो डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी को, मतलब आप बोल सकते हैं कि मैक्स वेबर का जो लीगल रेशनल अथॉरिटी है, दैट इज द बेसिस ऑफ द कंटेम्प्रोरी ब्यूरोक्रेसी। बहुत इजीली आप ये बोल सकते हैं कि जो मैक्स वेबर ने तार्किक सत्ता का जो कंसेप्ट या संकल्पना दिया था, वही आज का जो नौकरशाही है उसका आधार है, इसी पे नौकरशाही डेवलप हुआ है। सो अगर हम उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, प्रेजेंट ब्यूरोक्रेसी। कोई भी ब्यूरोक्रेसी पास्ट में रहा है या प्रेजेंट रहा है, तो ब्यूरोक्रेसी जो है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। कौन सा ऐसा ब्यूरोक्रेट है जो बिना किसी मेरिट या क्वालिफिकेशन के सिलेक्ट हो जाता है? नहीं हो सकता, है ना। और कौन सा ऐसा ब्यूरोक्रेट है जो ब्यूरोक्रेट बिना ट्रेनिंग के जाके काम करने लगता है? पता चला कि डिजास्टर कर दिया पूरा उसने, है ना। सो मेनी फंक्शंस, so many responsibilities, तो bureaucracy is the best example. Okay, fine. Now we'll talk about the nature of administration. प्रशासन का स्वभाव या प्रकृति, it would be rational. I can give you the plenty of examples. Now see the first point, because the appointment of officials is based on the merit system. पहला क्वालिफाई हो गया, ये योग्यता के आधार पर चयन होता है। सेकेंड, जब आप कहीं सेलेक्ट होते हैं तो वहां करियर प्रोस्पेक्टिव भी होता है, कि करियर प्रोस्पेक्टिव या करियर डेवलपमेंट, या आपको जो है किस तरह से आप प्रमोट हो रहे हैं उस सिस्टम के अंदर। ऐसा थोड़ा ना, अभी जैसे आप लोग यूपीएससी क्वालिफाई करोगे, आईएएस क्वालिफाई करने के बाद पहली पोस्ट कौन सी मिलती है? आईएएस क्वालिफाई करने के बाद करेक्ट, ज्यादातर केसेस में एसडीएम की मिलती है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की। फिर वो एसडीएम से क्या होता है, एडीएम बनता है, एडिशनल बनता है मजिस्ट्रेट, डिविजनल मजिस्ट्रेट। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद कहां एंटर करता है? वो कमिश्नरेट में एंटर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद कमिश्नरेट के ऊपर जो है वो सेक्रेटेरिएट और उस तरह से जो है उसका फंक्शन जाता रहता है, ठीक है। तो करियर प्रोस्पेक्टिव भी होता है। जो आपका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसको रेशनल इसलिए माना जाता है कि जहां आपको रखा जाता है आप वहीं नहीं रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ योर इफिशियंसी, योर करियर प्रोग्रेस इज also there.
बात समझ रहे हैं? तो इसलिए इसको रेशनल माना जाता है। देखिए मेन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया तो यही है, ये और ट्रेनिंग, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप इसको रेशनल प्रूफ करने के लिए दे सकते हो। ठीक है, तो उसमें से ये सेकंड पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। थर्ड पॉइंट, रूल बेस्ड वर्क, नियम आधारित कार्य होता है और नियम लिखित में होता है। ऑल दी वर्क्स आर परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, इन फैक्ट रिटन रूल्स। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देखें। तीसरा पॉइंट, फोर्थ, ऑल द डिसीजन एंड ऑफिशियल ऑर्डर्स आर केप्ट इन रिटन फॉर्म। जितने भी आधिकारिक निर्णय और आदेश होते हैं वो लिखित रूप में लिखे जाते हैं। तो ये फटाफट ये पॉइंट लिखिए, आगे भी 2-3 पॉइंट है अभी इसमें। सब बहादुर लिख लिए हैं क्या? मतलब सुन नहीं रहे थे, मुझे लिख ही रहे थे सब हैं, दोनों है। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए ब्यूरोक्रेसी एंड सोशल, मतलब ब्यूरोक्रेसी और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के बाद ब्यूरोक्रेसी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, फिर ज्यादा पार्ट बचेगा नहीं वेबर का। हो गया, डन। In case of legal national authority, there is discipline and control. यहां पर अनुशासन और नियंत्रण भी होता है। 6, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी और एनोनिमिटी आर मेंटेन्ड। गोपनीयता और अनामिता के सिद्धांत का पालन होता है। इसका मतलब समझते हैं आप क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी, आगे बढ़ेंगे आप। प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी का मतलब ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी में जो भी काम होता है वो किसी, मतलब जो काम करता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई काम कर रहा है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने नाम पे नहीं करेगा, उसका नाम जो है एनोनिमस रहेगा, गोपनीय रहेगा, बिकॉज दे वर्क इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट, इन द नेम ऑफ पीपल। गवर्नमेंट मतलब पीपल, ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब ही होता है, गवर्नमेंट का डेफिनेशन ही यही होता है, इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ आवर विल। जो हमारी इच्छा होती है उसका वो प्रतीक होता है सरकार, हम ही तो चुन के भेजते हैं। इज द symbolic form of our will. The next is the division of labor is present, that is work is allotted on the basis of merit and skill. श्रम का विभाजन विद्यमान होता है, अर्थात कार्य आवंटन योग्यता। देखिए जो रेशनल सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होता है कि यूजुअली ये देखा जाता है कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब कि आपको जो भी काम अलॉट होगा उसमें ये ध्यान दिया जाएगा वेदर आर यू क्वालिफाइड फॉर दैट जॉब और नॉट, वेदर यू आर कैपेबल टू डिलीवर दैट जॉब और नॉट, एंड वेदर यू हैव द स्किल ऑफ दैट जॉब और नॉट। ओके, उसके बाद एक आता है 8वां, इम्पर्सनैलिटी, निर्वैयक्तिकता, ये मैंने दिया है आपको। एक 9वां आता है मॉनेटरी सैलरी एंड पेंशन। देखिए ज्यादातर जो करिश्मेटिक, और सुन लीजिए फिर बाद में लिख लीजिएगा, मैं समझ देता तो हूं, करिश्मेटिक और ट्रेडिशनल जो वो होता था उसमें ज्यादातर जो सैलरी होता था वो मॉनेटरी मतलब मौद्रिक मतलब रूप में नहीं दिया जाता था। ऐसा होता है क्या कि आज आप जो है कहीं नौकरी कर रहे हैं और आपको बोला जाता है कि आपको सुबह एक टाइम का खाना मिलेगा, शाम को एक टाइम का खाना मिलेगा, एक भी पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा होता है? यूजुअली ऐसा नहीं होता है। मैं तुमको कपड़े दे दूंगा, मैं तुमको रहने को दे दूंगा, और अगर होता भी है तो इस सिस्टम में नहीं है, इनफॉर्मल सिस्टम में है। हम इनफॉर्मल सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा कहीं नहीं होता है कि तुम्हें जो है खाना और कपड़ा पे जो है काम दे दिया जाए, यू गेट दी मॉनेटरी बेनिफिट। ठीक है, पेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन दी कंट्री टू कंट्री एंड डिपेंड्स ऑन दी स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट जो आप यहां पे लिखेंगे 10th कि देयर इज प्रोविजन ऑफ formal training
फॉर्मल के साथ साथ टेक्निकल भी लिख लीजिएगा, एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। हिंदी वाले लिखेंगे कि इसमें औपचारिक और तकनीकी प्रशिक्षण के प्रावधान होते हैं। ठीक है, वो 10वां पॉइंट होगा। 9 पॉइंट हो गए सबके। देयर इज द प्रोविजन ऑफ फॉर्मल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। औपचारिक और तकनीकी प्रशिक्षण का प्रावधान होता है। तेज लिखो, तुम इधर धीरे धीरे लिखते हो। ओके, सो नाउ वी शैल डिस्कस द। देखिए, ये तो एक कॉम्पैरेटिव स्टडी था। ट्रेडिशनल अथॉरिटी को अलग अलग पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है, पहली बात तो देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं यूपीएससी। पीसीएस वाले पूछते हैं सब, बहुत बड़े वो हैं, कुछ बोलूंगा नहीं, बहुत वो है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये मत सोचना कि अथॉरिटी मतलब ट्रेडिशनल अथॉरिटी से अलग से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ ट्रेडिशनल अथॉरिटी पे क्वेश्चन पूछ देगा, या सिर्फ जो है करिश्मेटिक, या सिर्फ जो है लीगल लिसनर पे क्वेश्चन पूछ देगा। उनका कोई भरोसा नहीं होता है स्टेट पीसीएस में। यूपीएससी के साथ ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी आपसे कभी ट्रेडिशनल अथॉरिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। अगर वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी पे कुछ क्वेश्चन बना रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई ट्विस्ट जरूर होगा। ठीक है ना, जहां से आपको कुछ ना कुछ चीजें अनकवर करनी होगी। ठीक है, तो अभी जो हमने किया वो एक कॉम्पिटिटिव मोड में किया, चीजें बहुत ज्यादा रिपीट होंगी यहाँ पे भी, तो मैं इसको थोड़ा सा तेज कराऊंगा। बात को समझ रहे हैं आप? तो इसमें बहुत ज्यादा जो है वो करने की जरूरत नहीं है, चीजें हो चुकी हैं, ये थोड़ा सा जो है तेज कराएंगे। तो मैंने बताया आपको कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होता है, दिस ट्रेडिशनल अथॉरिटी डराइव इट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम द होरी पास्ट। जो पास्ट होता है उसी से अपना जो है लेजिटिमेसी डराइव करता है। नॉर्मली इन केस ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी द ऑर्डर एज गिवन बाय मास्टर्स। मास्टर्स जो होते हैं दे यूज टू गिव द ऑर्डर। ठीक है, और ये जो ऑर्डर देने की जो अथॉरिटी है मास्टर के पास, वो इनहेरिटेड होती है। क्या होती है? इनहेरिटेड होती है। जो मास्टर होता है, नॉर्मली मास्टर कौन होता है इसमें? जो मोनार्कियल सिस्टम टाइप के ही होते हैं वो लोग। तो इनहेरिटेड अथॉरिटी होता है उनके पास ऑर्डर देने की। एक छोटा सा भी बच्चा होगा ना, तो वो 50 साल के उसको बोलेगा, ऑर्डर दे देगा और मानना पड़ेगा, है ना। कटप्पा। एंड जो भी लेजिटिमेसी ऑफ अथॉरिटी होता है, ठीक है, वो लेजिटिमेसी ऑफ अथॉरिटी दो चीजों से डेराइव होता है। वन इज द कल्चर एंड अदर इज द ट्रेडिशन और कस्टम। ट्रेडिशन और कस्टम्स। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? पहले से क्लियर है? ठीक है, देखिए ज्यादातर होता है यहां पे कि जो डिसीजन होता है वो बहुत ही पर्सनल नेचर का होता है। आपको मैं बता दूं, उसके एक एग्जांपल देता हूं मैं। आप देखेंगे कि एक ही तरह के क्राइम के लिए अलग अलग पनिशमेंट मिलता है। एक ही तरह के क्राइम के लिए अलग अलग पनिशमेंट मिल जाता है। तो जो भी डिसीजन या ऑर्डर होता है वहां पे, वो बहुत ही पर्सनल होता है। आप देखेंगे कि कोई रॉयल ब्लड का अगर कोई मतलब आदमी है जिसने वो गलती कर दिया, बॉलीवुड की मूवी पे मत जाना, वैसा नहीं होता है कि वो जो है उसका भी हाथ कटेगा तो उसका भी हाथ कटेगा। तो आप देखेंगे कि एक आदमी का जो है को कुछ और पनिशमेंट मिल रहा है और सेम इंटेंसिटी ऑफ क्राइम है, और दूसरे को अलग मिल रहा है, बिकॉज दे हैव बॉर्न इन अ डिफरेंट सिस्टम। बात समझ रहे हैं आप? एक आदमी जो है अलग एक ही तरह का क्राइम करके अलग पनिशमेंट पा रहा है, दूसरा आदमी अलग पनिशमेंट पा रहा है, बिकॉज दे हैव बॉर्न इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो ये चीज होता है, पर्सनल डिसीजन होता है। ठीक है, इसमें जो फॉलोअर्स होते हैं, इसके अंदर जो फॉलोअर्स होते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि दिस फॉलोअर्स कैन बी द पर्सनल रिटेनर्स ऑफ द मास्टर, ओके, और हाउस होल्ड ऑफिशियल्स, ठीक है, और द रिलेटिव्स, और ये गलत है यहां पे लिखे फेवरेट्स, रिलेटिव्स और फेवरेट ऑफ मास्टर्स। ओके, देयर इज नो रिटन रूल, इसमें ज्यादातर रिटन रूल नहीं होता है। एंड एक्टिविटीज गेट चेंज अकॉर्डिंग टू द विल एंड whim ऑफ the master, and there is no provision for the formal training.
देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे जो लोग अलग अलग पोजीशन पे बैठे होते हैं, जो मास्टर होता है जो इनको पोजीशन देता है, ये लोग अपना रेशनैलिटी नहीं यूज करते हैं. दे ऑलवेज टेक द डिसीजन बाय कीपिंग इट इन माइंड दैट आवर मास्टर शुड बी हैप्पी. तो इनका बिहेवियर बड़ा चेंज होता रहता है, बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है. वो कभी कुछ डिसीजन ले लेंगे, कभी कुछ, मतलब कोई भी डिसीजन ले, दैट शुड बी बेस्ड ऑन दी कि वेदर द मास्टर इज हैप्पी और नॉट. तो उसके विल और विम पे जो है पूरा का पूरा डिसीजन लिया जाता है. ये लोग अपनी बुद्धि नहीं यूज करते हैं, ठीक है, कोई तर्क और कुछ नहीं. सब जो भी डिसीजन लेंगे वो इसलिए लेंगे कि हमारा जो स्वामी है, हमारा जो मालिक है, वो खूब खुश हो, शुड बी हैप्पी. हो गया? धनाधन करो, हिंदी वालों को देखो समझ में आया कि नहीं आया फैक्टर. अच्छा, फोटो ले लो कोई एक आदमी खट से. सबका मत लेने लगना, तो छीन लूंगा. तुम्हारा तो है भी एप्पल का, बहुत दिन से नजर है मेरी. हाँ, आधा से तुम खा गए हो, बाकी बचा मैं खा जाऊंगा. जिसके जिसके पास एप्पल है वो बच के रहे भैया. मेरा मोबाइल हो गया पुराना. तुम्हारे पास नहीं है ना, तब ठीक है, तब तुम सेफ जोन में हो. जिसके जिसके पास जो है एप्पल है वो ध्यान से रखे अपना अपना मोबाइल. नहीं तो जिस दिन जो है पनिशमेंट वाली बारी आई, बस मोबाइल ही जमा होगा, मेरा काम हो जाएगा. मास्टर गरीब होता है, उसके पास कहाँ कुछ होता है. अभी देखो मेरे पास एक छोटा सा ये आईपैड भी है, वो भी किसी ने गिफ्ट किया था. मैं तो दूर से देख के डर जाता हूँ, भाग जाता हूँ वहां से. हाँ, वो स्टूडेंट था मेरा, सिलेक्टेड था, यूपीएससी क्लियर हुआ था, तो वो तो करेगा ही ना, उसके लिए क्या है. हाँ नहीं, थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे जुड़ा हुआ था. जब गाइड हुआ था तो ज्यादा क्लोज था. दिल्ली वाली या इलाहाबाद में तो 3-4 बच्चे हमेशा मेरे पास रहते थे. यूजुअली मेरे पास ही रहते थे. जब दिल्ली में ज़्यादातर था तो वहाँ पे जो है साकेत में थे तो भी 2-3 बच्चे हमेशा रहते थे. इलाहाबाद में भी 2-3 बच्चे रहते थे. धीरे धीरे सबका हो गया, इधर उधर निकल गए. बेनिफिट इतना ही होता है कि रियल टाइम सोल्यूशन मिल जाता है. आई कैनॉट टीच यू ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, लेकिन प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा. ये पक्का, ये बता दूंगा कि यहाँ से जाके देख लो या ये चीज़ कर लो, या किसी और टीचर के थ्रू फैसिलिटेट कर सकता है आदमी. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और रियल टाइम अगर सोल्यूशन मिलता है तो बेटर अप्रोच. अरे बंद करो, कितनी बार करोगे, चलो लिखो, फटाफट लिखो, अगला नहीं होना चाहिए. नहीं तो एक्सचेंज ऑफर भी चल रहा है, तुम्हारा 2-2.5 में तो निकल ही जाएगा फ्लिपकार्ट पे. हाँ चल रहा है, उसमें 2-2.5 हज़ार दे देते हैं सब पुराने मोबाइल का, है ना. हाँ, मेरा लैपटॉप जो लाएगा ले जाएगा वो ले आके वापस भी कर देगा. मुझे उसका कारण है, पहले तो पिछले 2.5 साल से सोया नहीं है, आज तक ये बंद ही नहीं हुआ पिछले 2.5 साल में. हाँ, बैकअप बना के रखता हूँ बेटा. मदरबोर्ड ले भी गए ना तो कुछ कर नहीं पाओगे. कौन कौन सा ये डैमेज होना तो फीस बढ़ेगा बेटा तुम्हारा. इस बार कोई डैमेज भी अगर हुआ ना तो तुम्हारा ही चार्ज बढ़ेगा. ये उठेगा नहीं यार, 3-3, 4-4 आदमी से नहीं उठता है, ये बड़ा खतरनाक है. मदरबोर्ड इसका भी खराब हुआ था बीच में. मदरबोर्ड में 4 लोग लगे थे तभी ये हिला था इधर उधर. बहुत भारी है पीछे. चलिए, हो गया. ये फटाफट ये नोट कीजिए, तब आगे बढ़े. अब लिटरेचर पार्ट है, थोड़ा लिखने वाला है, बोलते जाएंगे फटाफट, आप लोग लिखते जाइएगा. ले लो एक आदमी फोटो ले लो कोई. अभिषेक तुम ही ले रहे हो ना हिंदी मीडियम का, हाँ तो शेयर कर देना ताकि सबको चला जाएगा.
न्यू स्टेंसिल पे भी मिल जाएगा आप लोगों को जाके ये लेक्चर, पर ये होगा कल मिलेगा, शेयर कर देना ताकि सबको चला जाएगा। न्यू स्टेंसिल पे भी मिल जाएगा आप लोगों को जाके ये लेक्चर, पर ये होगा कल मिलेगा। चलिए लिखना शुरू कीजिए। पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूँ फिर हिंदी वालों को बोलूंगा। लिखिए, ट्रेडिशनल अथॉरिटी डेराइव्स इट्स लेजिटिमेसी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी डेराइव्स इट्स लेजिटिमेसी from the acceptance of its hoary past, from the acceptance of its hoary past, full stop. The person exercising authority are usually known as masters, and they usually get this personal authority by virtue of their inherited status, full stop. No extra effort is required, कॉमा होना चाहिए था, फुल स्टॉप की जगह कॉमा कर लीजिए, सॉरी, कॉमा, नो एक्स्ट्रा एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट बाय दीज मास्टर्स to get the posts, but they enjoy this post or authority, but they used to enjoy this post or authority for lifetime. अरे यार ये कुछ गलत हुआ यहाँ पे, अपने स्वीकारणीय के कारण, ये हटा दीजिएगा, ये नहीं है, ये कुछ गलत लिखा गया है ना, ब्लाइंड होके मत लिखते रहना। अगर सेंटेंस का अर्थ नहीं निकल रहा है तो फिर हमसे पूछो सर क्यों नहीं निकल रहा है, हो सकता है कि कुछ टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो गया हो, है ना। सेंटेंस अगर सही है तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा, ऐसे तो जाएगा नहीं। हो गया हिंदी मीडियम का? बहुत धीरे लिख रहे हो यार तुम लोग। प्रीत हो गया? हाँ तो ठीक है, पड़ोसियों की सहायता करें। अब हिंदी मीडियम को बोलूंगा, इंग्लिश मीडियम लिखेगा, खुद से लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। इस प्रणाली में आदेश समाज में मौजूद रीति रिवाजों या संस्कृति के कारण अपनी वैधता हासिल करता है। फुल स्टॉप। इसमें स्वामी या मालिक का निर्णय उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं पर निर्भर करता है, जिसके लिए किसी तार्किक आधार या नियामक क्षमताओं की जरूरत नहीं होती है। राजेंद्र स्पीड बढ़ाओ। फुल स्टॉप। ऐसे प्रभुत्व संपन्न स्वामियों का निर्णय रिवाजों की आड़ में व्यक्तिगत संतुष्टि का माध्यम होता है। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। तेज लिखो, घर पे खूब प्रैक्टिस करो लिखने की, नहीं तो ऐसे ही बगुली बनाते रहोगे। खूब लिखो घर पे, बोलता हूं 8 घंटे में से जो है 4 घंटे से ज्यादा लिखिए, पढ़िए भले कम,
एग्जाम में दो ही चीज जाएगा, जो आपने यहाँ प्रिंट करके समझ लिया, जो ये फ्लो चार्ट आपने बना लिया अगर अपने दिमाग में हर टॉपिक का अपने हिसाब से, वो और जो आपने लिख लिया वो, बाकी सब भूल जाता है बेटा। प्योर मेडिटेटिव स्टेज में आते हैं आप वहां पे। किसी ने मेंस दिया नहीं है ना, इसलिए उसको पता नहीं है ना। तो हम लोगों ने दिया, हमें पता है। 5 दिन पहले ऐसा लगता था सब गया, कुछ नहीं याद है, कुछ भी नहीं लगता है, सब गया यार, तो ब्लैंक है, अब क्या करेंगे। तो पूरा मेडिटेटिव स्टेज में आ जाते हैं आप, और जैसे ही आप क्लासरूम में एंटर करते हैं और आपको पेपर मिलता है, 1 आध 2 मिनट बाद क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते वो चीजें रिकॉल होनी शुरू होती हैं, और फिर पेपर के ऊपर वही चीजें आती हैं जो आपने यहाँ पे फ्लोचार्ट एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखा है, या आपने उस चीज को कई बार लिखा है। वो अपने आप पेन चलने लगेगा, फिर नहीं रुकेगा वो। एक बार अगर चल पड़ा तो फिर 20 के 20 क्वेश्चन जो है निपट जाएंगे, और यहाँ भी 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो निपट जाएंगे, है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, खूब लिखिए, समझ रहे ना, स्पेशली फॉर यू। हाँ, इंग्लिश मीडियम लिखेंगे। द पर्सन हु फॉलो द ऑर्डर्स, द पर्सन्स हु फॉलो द ऑर्डर्स आर कॉल्ड followers, are called followers, full stop. They carry out the commands of the masters, they carry out the commands of the masters out of sheer personal loyalty and devotion, comma, regard for his time honored status, full stop. In this dynastic regime, comma, the persons who carry out the order, मतलब followers, in this dynastic regime, comma, the persons who carry out the orders are personal retainers, comma, relatives, comma, favorites of masters, and household officials. हिंदी का तो हो गया होगा, देख के तो जल्दी लिखा जाता है। हो गया, वेरी गुड। नहीं हुआ, कहाँ से, अरे इसके चक्कर में ना पड़ो ज्यादा। हाँ, अभिषेक हो गया, चलो खींच लो फोटो, खींच लो। अच्छा, हर्षित, हैव यू डन? प्रीत तेज लिखता है हिंदी, मुझे लग रहा है ना प्रीत? ऑल डन बेटा? लग रहा है अमित सर ने आप लोगों की आदत खराब कर दी है कुछ लोगों की इसमें से। कमाल सर को तो मैंने दे दिया है कि स्पीड अच्छा होना चाहिए, बट यू पीपल आर नॉट इन अ राइट वे। ठीक है, मैं करता हूँ ठीक, अमित सर से बोलता हूँ कि थोड़ा सा जो है पेस मेंटेन करें, धीरे बोलते हैं काफ़ी वो, है ना। चलिए कोई ना। नाउ इंग्लिश मीडियम अंडर दिस हिंदी मीडियम, वेबर के अनुसार इस प्रकार के प्राधिकार के तहत प्रशासन अतार्किक हो जाता है, क्योंकि विनियमन के कारण विकास बाधित या विलंबित होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस प्रणाली में किसी भी प्रकार की तकनीकी या औपचारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होती है। क्लियर?
Very good. Next, English medium. Thus, in this system of traditional authority, thus, in this system of traditional authority, thus, in this system of traditional authority, अभिषेक बड़ा है. Thus, in the system of traditional authority, the officials carry out the orders look like the household staff, look like the household staff of the master, and ये ना बेटा THE नहीं होगा, यहाँ पे THEI हो रहा. हाँ बेटा, हाउस होल्ड स्टाफ नहीं, मास्टर नहीं होगा. एंड यहाँ पे THERE नहीं होगा, THEIR होगा. एंड देयर स्फेयर ऑफ एक्टिविटी, एंड वो आगे है बेटा. एंड देयर स्फेयर ऑफ एक्टिविटी चेंज अकॉर्डिंग टू मास्टर्स. देखो मास्टर्स में ना बेटा यहाँ पे अपस्ट्रॉफी रहेगा, अकॉर्डिंग टू मास्टर्स अपस्ट्रॉफी रहेगा. लेकिन चूंकि विम्स है तो ये अपस्ट्रॉफी लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ना विम्स है, ऐसा है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. कौन कौन है जिसको पंक्चुएशन नहीं आता, ईमानदारी से बताना. जिसको पंक्चुएशन नहीं आता, ठीक से नहीं आता है, थोड़ी बहुत दिक्कत है. और कौन है, थोड़ी बहुत दिक्कत आपको भी, थोड़ी आपको भी है, तो ठीक करिए, बिकॉज इट विल चैलेंज यू, है ना. जो कॉपी चेक करने बैठता है ना, उसे मूर्ख कतई मत समझना, नहीं तो जीवन भर जो है अपनी मूर्खता लेके झेलनी पड़ेगी. बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो लोग, एक एक चीज पकड़ लेंगे 1 मिनट के अंदर. मैं मिस्टेक करता हूं तो मैं पकड़ ले रहा हूं, वो लोग तो हमसे भी कई ज्यादा अनुभवी होते हैं. दे हैव द 20, 30, 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 1 सेकंड में पकड़ लेगा. द मास्टर्स विम्स एंड फैंसीज, ब्रैकेट में लिख लेंगे विश और विल. However, all the actions are legitimized. However, all the actions are legitimized in the name of tradition and custom. ठीक है. सो इंग्लिश मीडियम डन है, हिंदी मीडियम भी हो गया. हाँ, ओ अभिषेक से बात कर लेना है ना अभिषेक. वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट इज द करिश्मेटिक अथॉरिटी. देखिए इसमें भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, बार बार उसी चीज. कोई नया चीज आएगा तो मैं इसमें बता दूंगा. फटाफट लिखना शुरू कीजिए लिटरेचर वाला पार्ट इसका, है ना बेटा. लिटरेचर वाला पार्ट इसका लिखना शुरू कीजिए हेडिंग डाल के. इंग्लिश मीडियम में बोलता हूं. इट इज बेस्ड ऑन द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द लीडर्स. It is based on the personal qualities of the leaders, by virtue of which he is set apart from the ordinary man, and treated as endowed with supernatural, superhuman, or at least specifically exceptional power or qualities. ठीक है, वही बातें हैं जो हमने किया था कि जब अधीनस्थ किसी वरिष्ठ सत्ताधारी या आम जनता के नेताओं के आदेशों का इस आधार पर न्याय संगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधारी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जादुई प्रभाव है, तो इसे करिश्माई सत्ता कहते हैं. ठीक है. हिंदी में बोलता हूं मैं, इंग्लिश वाले लिखेंगे. करिश्माई प्राधिकरण के धारकों में, करिश्माई प्राधिकरण के, इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए. इसमें ये छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पे है. देखिए ज्यादातर जो करिश्मेटिक आप लीडरशिप देखेंगे, ठीक है, जो करिश्मेटिक जो अथॉरिटी आप देखेंगे, इस करिश्मेटिक अथॉरिटी में आप देखेंगे कि 2 सेक्शन बड़ा ही डोमिनेटिंग दिखेगा आपको.
एक तो जो थियोक्रेटिक सोसाइटी होता है, थियोक्रेटिक सोसाइटी मीन्स धार्मिक समाज। क्या होता है? धार्मिक समाज। धार्मिक जो समाज होता है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप बात करेंगे तो तिब्बत है। ठीक है, आज के डेट में भी तिब्बत जो है एक तरह का थियोक्रेटिक सोसाइटी है, एक धर्म बेस्ड समाज है आज भी। थियोक्रेटिक सोसाइटी इज सच अ सोसाइटी विच इज रूल्ड बाय सम ऑफ द प्रोफेट और रिलीजियस गुरु। ठीक है, पहली चीज। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां का थियोक्रेटिक सोसाइटी का, दैट इज बेसिकली द रिलीजियस टेक्स्ट, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक रिलीजियस टेक्स्ट होता है, जो थियोक्रेटिक सोसाइटी होता है। तो जो धार्मिक समाज होता है वहां पर ज्यादातर जो शासन किया जाता है वो प्रीस्ट या पंडित या जो वहां के मतलब पुजारी वगैरह होते हैं जिनमें हम बिलीव करते हैं। अब भाई ठीक है, बुद्धिज्म रहेगा तो वो उस टाइप का रहेगा और जैनिज्म रहेगा तो हम उसमें डिबेट मेंटेन नहीं करेंगे। रिलीजियस गुरु बोलते हैं, धार्मिक गुरु। वहां पर जो शासन होता है वो धार्मिक गुरु का होता है, और जो वहां का संविधान होता है या वहां के जो नियम होते हैं वो ज्यादातर धार्मिक बुक या धार्मिक ग्रंथ से ही लिए जाते हैं। ठीक है, सो थियोक्रेटिक सोसाइटी इज सच अ सोसाइटी which is ruled by the religious guru and mostly rules are derived from the religious text. So that is the, तो आप देखेंगे कि थियोक्रेटिक सोसाइटी में ज्यादातर लोग इतना फेथ रखते हैं, उनको लगता है कि दिस पर्सन हैज द डिवाइन पावर, डिवाइन पावर है उसके पास, ही हैज बीन सेंट बाय गॉड। ठीक है, ही हैज कम टू सर्व अस बिकॉज ही हैज बीन द मैसेंजर ऑफ गॉड एंड नो अदर पर्सन कैन मैच हिज वर्च्यू और क्वालिटी। तो इस तरह की चीजें होती हैं। इसमें जो आता है दूसरा एक और आता है कि पॉलिटिशियंस, ठीक है, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, सभी नहीं बट कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जो अपने मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी के कारण इस तरह से परसुएट करते हैं कि हमें लगता है कि ये काम सिर्फ यही कर सकता है, नो अदर पर्सन कैन डू दैट। तो इस सेगमेंट में दो लोग बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है जैसे आज के टाइम में भी, जैसे आप कबीले उबीले और ये सब जो थे वो है, बट बहुत एग्जिस्टिंग एग्जांपल नहीं। अच्छा, आप लोगों ने जो है मुंडा रिवॉल्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? मुंडा रिवॉल्ट, बिरसा मुंडा वाला जो था, पर उसमें क्या, निकालो निकालो पहले वो अपना टोपी निकालो। हाँ अब बोलो। वेरी गुड। बिरसा मुंडा रिवॉल्ट में उन्होंने बोला था कि जो वो गोली चलेगा तो फूल बन के हमारे ऊपर आएगा। जो नहीं पढ़ा वो पढ़ेगा, कभी ये चीज इतिहास थोड़ा पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो उसके लिए अलग से पैसे दो, अमित सर के बाद भी मुझे। तो थोड़ा सा जान लो कि ये भी एक तरह का जो है करिश्मेटिक ही लीडरशिप था। जो बिरसा मुंडा, जो मुंडा रिवॉल्ट हुआ था, तो उसमें जो है इस तरह से लोगों के अंदर फेथ जगा दिया गया कि जो गोली वहां से चल के आएगी वो आपके ऊपर फूल बन के बरसेगा। ठीक, अब उसमें जो है जो बिरसा वो थे, क्या नाम था उनका, कौन, हाँ मुंडा, तो उनका जो था उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उन्होंने हाँ कर सकते हैं, तो ये भगवान है एक तरह से, मतलब उनको डिवाइन स्टेटस दे दिया गया। और लोग जो है बंदूक के, इनके कहने में लोग बंदूक के सामने हथौड़ा लेके पहुंच गए लड़ने। ये भी हुआ। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ करिश्मेटिक अथॉरिटी हैव बीन सीन इन इंडिया इन द पास्ट, प्रेजेंट में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है और पीछे तो था ही था। इसमें जो है बोल रहा है कि एमंग द होल्डर्स ऑफ द करिश्मेटिक अथॉरिटी आर अ प्रोफेट। ठीक है, एक प्रोफेट हो सकता है लाइक मसीहा, प्रोफेट और रिलीजियस लीडर और अ पॉलिटिकल लीडर। करिश्मेटिक अथॉरिटी एंड इट्स एक्सेप्टेंस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी इन द सिस्टम। हमने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया, जिसको भी हम मानते हैं अपना रिलीजियस गुरु या जिसको हम अपना वो करते हैं, अगर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो हम उसका जो है ऑर्डर फॉलो करने लगते हैं। ये चीज होता है। तो ये मैं मिटा दे रहा हूं, आगे इसके बारे में लिखा हूं मैं, घबराइए मत आप लोग, मैंने इसके बारे में डिटेल भी लिखा है, फटाफट अभी नोट कर लीजिए। हाँ, कोई डाउट है क्या? नहीं, अभिषेक कोई डाउट है? चलिए देखिए, करिश्माई प्राधिकरण के धारकों में एक नबी ब्रैकेट में एक धार्मिक समाज का मसीहा, पैगंबर, कॉमा धर्म गुरु या एक राजनीतिक नेता भी हो सकता है, फुल स्टॉप। करिश्माई प्राधिकरण और इसकी स्वीकृति ही इस प्रणाली के वैधता का आधार बनती है। वेरी सिंपल।
लिखिए नेक्स्ट। इंग्लिश वालों बोलता हूँ, हिंदी वाले लिखिए। द पीपल हु रिसीव रिसीव नहीं होगा, रिसीव होगा। द पीपल हु रिसीव द कमांड receive the command comma obey the leader because they believe in his extraordinary abilities rather than the stipulated rules on the dignity of position. Full stop. Weber observed that in such a system there was no separate administrative staff but only a group of followers and disciples. बट की जगह रादर भी लिख सकते हैं, रादर only a group of followers and disciples who were given positions in administration on the basis of their charismatic qualities. ठीक है, हिंदी लिख लिया। हिंदी डन। इसमें थोड़ा एक चीज समझने वाला है। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, वर्ल्ड हिस्ट्री, हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, तुम बताओ सिमरन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन क्या रहा? ठीक है, तो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उसी फेज में इंडिया में स्ट्रगल भी चल रहा था, फ्रीडम का स्ट्रगल चल रहा था, वही लगभग फेज था। 47 में हम लोगों ने इंडिपेंडेंट गेन किया, पर ये पता चल गया था 45-46 तक की वी आर गोइंग टू गेट दिस इंडिपेंडेंस, है ना। तो उसी फेज में अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें तो, या आप इंडिया लेवल पे देखें तो, बहुत सारे नए नए लीडर इमर्ज हुए थे, बिकॉज दे प्लेड वाइटल रोल इनटू देयर कंट्रीज, ठीक है, फॉर अ डिफरेंट रीजन, ठीक है। सम ऑफ देम प्लेड द वाइटल, अरे लिखना बंद करो यार, पहले समझो, बंद कर दूंगा अभी स्लाइड वाइड, फिर समझ जाओगे, बिकॉज ये सिर्फ लिखने से नहीं होता है। मैं बार बार बोलता हूं यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप लिखना कम करिए, ये स्लाइड मिल जाएगा हर जगह, मतलब उसमें वीडियो में, तो आप लिखिए, सुनिए पहले। पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ कि इंडिया में देखा जाए और ग्लोबली देखा जाए तो दोनों ही केसेस में फॉर डिफरेंट रीजंस द डिफरेंट लीडर्स प्लेड द वाइटल रोल्स। कई तरह के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम उस समय चल रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। कुछ तो ऐसा हो रहा था कुछ जगह पे कि कुछ लोग उस वर्ल्ड वॉर में एंटर कर गए थे, तो उनके लिए वो एक पार्ट था स्ट्रगल का, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ लोग थे जो ब्लैक एंड व्हाइट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उनके लिए एक पार्ट था। कहीं कहीं जो है ब्रिटेन जो है एक्सप्लॉइट कर रही थी चीजों को, उसके लिए एक स्ट्रगल चल रहा था। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉजेज से एक अलग अलग तरह के लीडर जो है, लेकिन उनमें जो कॉमन चीज था वो ये था कि उन लोगों ने कुछ ऐसा काम किया दैट बिकम द गुड कॉज ऑफ देयर कंट्री। तो वो एक ऐसा फेज आया कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, तब से लेके और जब तक जो है वर्ल्ड मतलब ग्लोबली जो है एलपीजी नहीं इंट्रोड्यूस हुआ। जैसे इंडिया में तो 1991 में एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लेकिन अगर आप वर्ल्ड या ग्लोबल लेवल पे बोलेंगे तो 80s में ही आ गया था। तो जब तक वो एंटर नहीं किया, इस बीच में सबसे ज्यादा करिश्मेटिक लीडर आए।
क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में या इंडिया जब इंडिपेंडेंस गेन कर रहा था तो ये लोग बहुत यंग थे, दे वर वेरी तो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे बात करें तो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो फेज था 1939 टू लेके और 1945 और 1945 के बाद क्या हुआ बेसिकली कि अलग अलग तरीके से चीजों को जो है रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया गया। अब देखिए कई तरह के जो है उस समय ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुए, जैसे यूएनओ हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हुआ, ठीक है, मतलब एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए जो है उस तरह की चीजें हो रही थी। इसी फेज में इंडिया भी स्ट्रगल कर रहा था अपने इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। तो इस वर्ल्ड वॉर के कारण और बाकी अलग अलग रीजन से जो है ग्लोबली और इंडिया लेवल पे अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे थे। कुछ कंट्रीज में व्हाइट ब्लैक का चला था चक्कर, कुछ कंट्रीज में जो है हंगर की प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दिख रहा था। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग थे उस समय के, उन लोगों ने इन लीडर को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया और ऐसा मान लिया कि जो आदमी इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, ही कैन डू एनीथिंग। और जो फेज था उसमें ज्यादातर ये लीडर जो काम कर रहे थे वो थोड़ा यंग थे, मतलब यंग मतलब लीडर में 40-50 साल होता है, तो वो लोग थोड़ा यंग फेज में थे। तो बाद में जो है 60s और 70s में उनके पास अनक्वेश्चनेबल जो है अथॉरिटी रहा, कोई उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा किया, क्योंकि वो ऑरा इतना बड़ा हो गया था, इतना वो मतलब लोग मान लिए थे कि अरे इनके पास तो बिल्कुल मतलब डिवाइन पावर है ना। लेकिन 70s के बाद जो 80s का फेज आया जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया, वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एंटर किया वो किया रेशनलिटी, तार्किकता। लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दिए चीजों को, अच्छा हम जो एक्सेप्ट कर रहे हैं इज इट करेक्ट, इज इट नॉट। ग्लोबलाइजेशन ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया इसमें, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन से ज्यादा ग्लोबलाइजेशन ने किया। थोड़ा थोड़ा जो है कहीं ना कहीं जो है ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री आते थे, दूसरे कंट्री के लोग उस कंट्री में जाते थे, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी भी जो है अब एक पेस में आ रहा था, तो चीजों को लोग देखना शुरू किए, तो वहां पे इन लोगों ने क्वेश्चन शुरू किया। पर ये जो फेज था पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर से वहां तक का, उसने जो है कई करिश्मेटिक लीडरशिप को जो है क्या किया, बॉन्ड, मतलब वो टाइम था जिसमें कई करिश्मेटिक लीडरशिप ने जन्म लिया। जिसमें अगर बात किया जाए इंडिया में तो गांधी और जवाहरलाल नेहरू का जो है नाम सबसे ऊपर आता है, ने जन्म लिया। जिसमें अगर बात किया जाए इंडिया में तो गांधी और जवाहरलाल नेहरू का जो है नाम सबसे ऊपर आता है। महात्मा गांधी जो थे वो मतलब अनक्वेश्चनेबल जो है उनके पास लीडर, मतलब वो था, एक्सेप्टेंस था, मतलब बहुत ही एक स्मॉल सेक्शन। मैं कह रहा हूं कि 95% अगर उनको एक्सेप्ट कर रही है, वह 5% नहीं भी कर रहे हैं, इट्स नॉट द मैटर ऑफ डिस्कशन, अनक्वेश्चनेबल था। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू को जब प्राइम मिनिस्टर बनना था और कांग्रेस ने जो है पूरा का पूरा क्लीन स्वीप कर दिया था लगभग, और वहीं तक नहीं, जब तक लगभग ये जिंदा रहे तब तक यही हुआ इलेक्शंस में। इवन उसके बाद जो है जब श्रीमती इंदिरा गांधी आई तो इंदिरा गांधी के टाइम में भी इस तरह का दिखा, लेकिन आप 80s के बाद देखिए, 80s के बाद ये चीजें आपको थोड़ी कम दिखने को मिलेंगी। दिखता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर उस लेवल का एक्सेप्टेंस नहीं दिखेगा आपको। सोसाइटी रेशनल हो गया था, क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था, है ना। तो
अब लिखिए इसको, थोड़ा सा ना सुनने की कोशिश करिए ताकि वो चीज रहे, तो आप और जगह पे भी यूज कर सकते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम को बोल दे रहा हूं। पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, post second world war, the charismatic leadership emerged in several third world countries, full stop. Within the long period of freedom struggle, few leaders like Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru, born who entered into the heart and soul of common people of India. ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सोशल मीडिया के थ्रू फीड किए गए होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट गुड पर्सन, उनमें ये कमी था, उनमें वो कमी था। कमी तो सब में होता है, ठीक है। बिसाइड्स ऑल दोज थिंग्स ही वाज ट्रू नेशनलिस्ट एंड ही वाज अ डेवोटेड पर्सन टुवर्ड्स द सोसाइटी। कमियां तो सब में होती हैं थोड़ी बहुत। ये सोशल मीडिया वालों ने जो है पूरा तुम लोगों का दिमाग खराब कर दिया बच्चों का। फुल स्टॉप। ड्यू टू दिस reason, when these people became the head of executive, then they were not only considered as the symbol of respect and extraordinary talent, rather considered as the father of nation, right? महात्मा गांधी, ब्रैकेट में लिख लेंगे MK गांधी। हो गया भाई हिंदी हिंदुस्तानी। टारगेटिंग टुडे द रेशनल अथॉरिटी बट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। सो कल हम लोग रेशनल अथॉरिटी से शुरू करेंगे, आज इसको खत्म करके, है ना। स्टार्ट दैट टुमारो। हो गया हिंदी का। एक आदमी को पड़ोसी से सहायता ले, हिंदी वाले मिलके देखिए। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो इंडोनेशिया के जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ठीक है, कॉमा फिदेल कास्ट्रो वाज द लीडर ऑफ क्यूबा, ठीक है, और एक रेवोल्यूशनरी थे वहां के जिन्होंने 1959 से 1976 तक क्यूबा के प्रधानमंत्री रहे और 76 से 2008 तक जो है राष्ट्रपति के रूप में काम किए। मीन्स लगभग लाइफ टाइम इन्होंने जो है वहां पे। अब बताइए अगर इनके पास करिश्मेटिक अगर क्वालिटी नहीं होती तो क्या इतना लंबा स्पैन वो कर पाते? मतलब एक प्राइम मिनिस्टर पॉसिबल ही नहीं है ना, पब्लिक उठा के फेंक देगी, है ना। चलिए लिख लीजिए फटाफट। पंकज बहुत शॉर्टकट में जा रहे हो, इतना भी ठीक नहीं है ना। एग्जाम्पल्स आप लोग जो है सर्च करके और उसको थोड़ा सा जो है अपने टेक्स्ट को और एनरिच करेंगे आप लोग एग्जाम्पल्स के साथ, है ना। वहीं से एनरिच होगा ये। थोड़ा बहुत मैं एग्जाम्पल देता जा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे एग्जाम्पल्स को कोट करना है, कहाँ पे फिट करना है ना। बट उसमें मेजर रोल आप लोगों का होगा। तो हर टॉपिक पे अगर मैं एग्जाम्पल आपको खोज के देने लगूंगा तो फिर ये बहुत लंबा कोर्स हो जाएगा, है ना। सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
वियतनाम प्रसिद्ध, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। नेल्सन मंडेला भी थे, बहुत बहुत लोग थे, बट अब कितनों को 2-4 डाल दो बस हो गया। एक्चुअली 1-2 तो ऐसा डालना चाहिए इंडिया का हो जो वेल नोन हो, सबको पता हो, और 1-2 आप इधर का डाल सकते हैं। अब ये नहीं कि 1-2 इंडिया का डाला हो, 5-6 वहां का डाल दिया हो, ठीक, दैट डजंट सीम अप्रोप्रिएट। ठीक है, हो गया। काफी बड़ा है, ठीक है। सो आज यहीं पे क्लास को रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग लीगल रेशनल अथॉरिटी से शुरू करेंगे। और मैं अभी आपको बता दूं कि मेरी क्लास तो फ्राइडे तक ही चलती है, वैसे भी फ्राइडे तक होती है, सैटरडे संडे नहीं होती है, बट आपकी क्लासेस भी इस हफ्ते फ्राइडे तक है। सैटरडे को इस बार जो है, जो करंट की क्लासेस है वो नहीं चलेगा, ठीक है। और संडे तो खैर छुट्टी रहेगा, कोई बात ही नहीं है। मंडे ऑनवर्ड चाहे कोई आए या ना आए, एक बच्चा भी रहेगा तो भी क्लास चलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट डजंट मैटर कि आप लोग जो है आते हैं कि नहीं आते हैं, क्लासेस तो चलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।